तो साथियों नमस्कार, मेरा नाम है मनदीप और आप देख रहे हैं एमडी हिंदी न्यूज। साथियों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज अगर तारीख की बात करें तो आज तारीख है 4 अगस्त 2025 और वार है सोमवार। विक्रमी संवत 2082 का श्रावण मास चल रहा है और आज शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है। चलिए साथियों, अब खबरें देखते हैं विस्तार से हरियाणा में क्या क्या हुआ। हरियाणा के 12 विधायक नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ स्टेट लेजिस्लेटर्स सम्मेलन में शामिल होने के लिए अमेरिका रवाना हो गए हैं। रविवार तड़के दिल्ली से उनकी फ्लाइट ने उड़ान भरी। ये सम्मेलन 4 अगस्त से 6 अगस्त तक बोस्टन शहर के अंदर आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में दुनिया भर से 6000 से अधिक विधायक हिस्सा लेने के लिए आ रहे हैं। भारत से भी 24 राज्यों के 130 विधायक इसमें हिस्सा लेंगे, इस बात की पुष्टि हुई है, जिनमें हरियाणा के 12 विधायक शामिल हैं। हरियाणा से गए विधायकों में कांग्रेस के 7, भाजपा के 3 और इनेलो का 1 और 1 निर्दलीय विधायक इसमें शामिल होंगे। इनमें थानेसर से अशोक अरोड़ा और रोहतक से भारत भूषण बत्रा जैसे नाम भी इसमें शामिल हैं। ये ध्यान देने योग्य बात है कि अमेरिका जाने और वापस आने का खर्च विधायक को स्वयं ही वहन करना होगा। ये सम्मेलन विधायकों की क्षमता निर्माण और वैश्विक लोकतांत्रिक संवाद को बढ़ावा देने के उद्देश्य से फिलहाल आयोजित किया जा रहा है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सुरक्षा, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर वहां पर चर्चा होगी। विधायक 20 अगस्त को वहां से वापस लौटेंगे, जबकि हरियाणा विधानसभा का सत्र 22 अगस्त से शुरू होने वाला है। ये यात्रा विधायकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनुभव साझा करने और नई तकनीक को समझने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण अवसर माना जा रहा है। हरियाणा सरकार इलेक्ट्रिकल वाहनों यानी कि ईवी पर फिर से सब्सिडी देने की योजना बना रही है। ये खबर आम लोगों के लिए बहुत अच्छी है। उद्योग मंत्री राव नरबीर सिंह ने अधिकारियों को इसके निर्देश भी दे दिए हैं। 40 लाख रुपए तक के वाहनों पर सब्सिडी दोबारा से शुरू करी जा रही है। इसमें 2 पहिया वाहन खरीदने वालों को कम से कम 15,000 रुपए और कार खरीदने वालों को 1.5 लाख से 6 लाख रुपए तक का फायदा हो सकता है। सरकार खासकर 2 पहिया वाहनों और तिपहिया वाहनों पर अधिक जोर दे रही है ताकि आम आदमी को इसका फायदा मिल सके। अभी बहुत से लोग दिल्ली जाकर ईवी खरीदते हैं क्योंकि वहां पर सब्सिडी ज्यादा है, सब्सिडी अधिक मिलती है, जिससे हरियाणा को राजस्व का नुकसान होता है। नई पॉलिसी लागू होने के बाद नुकसान रुक जाएगा और लोग हरियाणा में ही ईवी को खरीद सकेंगे। इस योजना से टाटा टियागो ईवी और एमजी कोमेट जैसी सस्ती इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री भी बढ़ेगी। सब्सिडी बंद होने से कई कंपनियां हरियाणा से बाहर चली गई थी, लेकिन अब नई नीति के आने से ये वापस आ सकती हैं। इसमें ईवी की बिक्री में 25 से 30% की बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। ये कदम पर्यावरण के लिए भी अच्छा माना जा रहा है और लोगों को सस्ती गाड़ियां खरीदने में ये मदद करने वाला है। हरियाणा के पूर्व मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने नई पार्टी बनाने के संकेत दे दिए हैं। नारनौल में एक सभा में उन्होंने कहा कि अभी चुनाव में 4 साल बाकी हैं, इसलिए घर पर बैठने से कुछ नहीं होने वाला। हमें फील्ड में काम करना होगा और वे पूरे प्रदेश में घूम रहे हैं और कार्यकर्ताओं से मिल भी रहे हैं। चौटाला ने यह भी कहा कि चुनाव के समय कांग्रेस की बहुत हवा थी, लेकिन वो सब चली गई और फिर से बीजेपी की सरकार बन गई। उन्होंने कहा कि हर किसी का समय आता है और अभी मोदी का समय चल रहा है। हमें मैदान में डटे रहना चाहिए क्योंकि समय कभी भी बदल सकता है, किसी भी समय पर बदल सकता है। उन्होंने ये भी बताया कि पिछली बार वे निर्दलीय विधायक बने और बीजेपी को समर्थन देकर मंत्री बने थे। मंत्री रहते हुए उन्होंने हरियाणा के लोगों के लिए बहुत अच्छे काम किए थे, ऐसा उनका कहना था, खासकर बिजली के क्षेत्र में। अब वे हिसार में एक बड़ी रैली करने की तैयारी कर रहे हैं, उसका प्रोग्राम बना रहे हैं, जिससे पूरे प्रदेश में कार्यकर्ता वहां पर आकर उसमें शामिल होंगे। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वे सभी कार्यकर्ताओं को इकट्ठा कर रहे हैं और उनकी सलाह ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि अभी बहुत समय है और मिलकर नई पार्टी बनाने के बारे में सोचा जाएगा, विचार किया जाएगा। उनके पास चौधरी देवीलाल का बैकग्राउंड भी है और 40 साल से अधिक का राजनीतिक अनुभव के कारण लोग उनके साथ जुड़े हुए भी हैं। वे इन सभी कार्यकर्ताओं को एकजुट फिलहाल करने में जुटे हुए हैं। हरियाणा के मंत्री कृष्णलाल पंवार ने कैबिनेट मंत्री अनिल विज को बीमार बताकर एक बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है, जिसके बाद उन्हें काफी शर्मिंदगी झेलनी पड़ी। रोहतक में पत्रकारों से बात करते हुए पंवार ने कहा कि विज को विधानसभा चुनाव की जिम्मेदारी इसलिए नहीं दी गई क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। ये बात अनिल विज को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई और उनके करीबी सूत्रों के मुताबिक अगर उनकी बात माने तो वे इस बयान से बहुत ज्यादा नाराज थे। जब सोशल मीडिया पर पंवार की खूब खिंचाई हुई
जब इसे लेकर सोशल मीडिया पर पवार की खूब खिंचाई हुई तो उन्होंने तुरंत शाम को सफाई भी दी। उन्होंने कहा कि उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया गया है और वे अनिल विज का बहुत ज्यादा सम्मान करते हैं। इतने से भी बात नहीं बनी तो अगले ही दिन रविवार की सुबह पवार खुद अंबाला में अनिल विज से मिलने के लिए पहुंच गए। दोनों नेताओं ने मीडिया के सामने एक दूसरे से मुलाकात भी करी, लेकिन इस मुद्दे पर कुछ भी कहने से बचते नजर आए। ये घटना दिखाती है कि हरियाणा की राजनीति में बयानबाजी कितनी संवेदनशील हो सकती है। विज ने भी यह साफ कर दिया है कि भले ही उन्हें कोई जिम्मेदारी ना मिली हो, वे खुद जाकर हारी हुई सीटों का दौरा करेंगे और कार्यकर्ताओं से हार की वजह पूछेंगे। ये लड़ाई अभी थमी नहीं है, बस कुछ दिनों के लिए सिर्फ शांत हुई है। एक बड़ी खबर कांग्रेस नेता गौरव गोगोई के बयान से भी जुड़ी सामने आ रही है, जिसमें उन्होंने चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाए हैं। गोगोई ने कहा है कि जनता के मन में चुनाव आयोग को लेकर संदेह है और सरकार इस पर संसद में चर्चा से भाग रही है। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या सरकार चुनाव में हुई किसी भी गड़बड़ी को छुपाने की कोशिश कर रही है। गोगोई ने सरकार के उस तर्क को भी खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने कहा था कि चुनाव आयोग किसी भी विभाग के अंतर्गत बिल्कुल नहीं आता है, इसलिए उस पर चर्चा नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि जब मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति सरकारें करती हैं तो उसकी जवाबदेही भी बनती है। इससे पहले राहुल गांधी भी इलेक्शन सिस्टम पर सवाल उठा चुके हैं। उन्होंने साल 2014 में ही चुनावों को लेकर संदेह जताया था और महाराष्ट्र में लोकसभा और विधानसभा चुनाव के बीच 1 करोड़ नए वोटर जुड़ने का आरोप लगाया था। इन आरोपों पर चुनाव आयोग ने जवाब भी दिया। आयोग ने कहा कि राहुल गांधी को उनके आरोपों पर सबूत भी देने के लिए उन्होंने पत्र भेजा था, लेकिन उस पत्र का फिलहाल राहुल गांधी ने कोई भी जवाब नहीं दिया है। आयोग ने यह भी कहा कि अगर किसी को कोई भी कानूनी आपत्ति है तो वह इसके लिए कोर्ट जा सकता है। ये देखना साथियों दिलचस्प होगा कि ये विवाद आगे जाकर क्या मोड़ ले सकता है। अगली खबर भी अनिल विज जी को लेकर आ रही है। हरियाणा के ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने राहुल गांधी के चुनाव आयोग पर सवाल उठाने के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस देश की संवैधानिक संस्थाओं के खिलाफ एक साजिश चला रही है। विज ने यह भी आरोप लगाया कि कांग्रेस के डीएनए में तानाशाही भरी हुई है। विज ने 1975 में इंदिरा गांधी द्वारा लगाए गए आपातकाल को भी याद किया और कहा कि उस वक्त आम नागरिक के मौलिक अधिकारों को छीन लिया गया था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की यही सोच आज भी जारी है और वह देश में तानाशाही लाना चाहती है, देश को तानाशाह बनाना चाहती है। विज ने आगे कहा कि देश में आतंकवाद की असली जन्मदाता कांग्रेस पार्टी है। उन्होंने धर्म के आधार पर देश के विभाजन का जिक्र भी किया और कहा कि इसी वजह से पाकिस्तान से दुश्मनी की जो जड़ें हैं वो ज्यादा बढ़ी। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि कांग्रेस ने कश्मीर में धारा 370 लगाकर आतंकवाद को बढ़ावा दिया, जिसे भाजपा सरकार ने हटाकर आतंकवाद को काफी हद तक कम किया है। विज ने हाल ही में हुए ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र भी किया, जिसमें पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया गया और कहा कि ऐसा पहले की किसी भी सरकार ने नहीं किया था। झांसी के विधायक विनोद भयाना को फतेहाबाद विधानसभा क्षेत्र का प्रभारी बनाया गया है। फतेहाबाद पहुंचने पर उन्होंने कार्यकर्ताओं से मुलाकात करी और कहा कि अब अधिकारियों को काम करना पड़ेगा। उन्होंने बताया कि जिन विधानसभा सीटों पर बीजेपी नहीं जीती है वहां शिकायतें मिलने के बाद ही विधायकों को प्रभारी बनाया जाता है। भयाना ने साफ कहा कि अफसर मोटी तनख्वाह लेते हैं, इसलिए उन्हें जनता के काम करने होंगे। उन्होंने ये भी आगाह किया कि वे हर 10-15 दिन में फतेहाबाद आएंगे और जरूरत पड़ने पर इससे पहले भी वो आ सकते हैं। वे खुद बैठकर वहां पर लोगों की जन समस्याएं सुनेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि किसी को कोई भी दिक्कत ना हो। जलभराव से हुए नुकसान पर मुआवजा दिलाने और विकास कार्यों में कोई भी कमी ना रहने देने का उन्होंने जनता को भरोसा दिलाया। भयाना ने पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की तारीफ करते हुए कहा कि उनके जैसा सीएम कभी नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि मौजूदा सीएम नायब सिंह सैनी भी उन्हीं के रास्ते पर चल रहे हैं और इन्हीं नीतियों की वजह से इस बार बीजेपी जो है तीसरी बार सरकार में आई है। उन्होंने कांग्रेस पर भी इसके साथ हमला बोला और कहा कि हुड्डा राज में झांसी क्राइम सिटी बन गया था, लेकिन अब हमने कानून व्यवस्था पर पूरे तरीके से काबू पा रखा है। महेंद्रगढ़ जिले में इस बार वन महोत्सव के दौरान 7,40,000 पौधे वहां पर लगाने का लक्ष्य रखा गया है।
जो पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। नारनौल के ढोसी हिल्स की तलहटी में स्थित च्यवन वाटिका हर्बल पार्क में आयोजित कार्यक्रम में विधायक ओम प्रकाश यादव और कंवर सिंह यादव ने इस पहल पर जोर दिया। ओम प्रकाश यादव ने हरियाणा सरकार की वन मित्र योजना का उल्लेख किया, जो गैर वन भूमि पर वृक्षारोपण को बढ़ावा देगी और ग्रामीणों को इसमें आर्थिक मदद भी देती है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक पेड़ मां के नाम अभियान का समर्थन करते हुए सभी से एक एक पौधा लगाने की अपील करी है। विधायक कंवर सिंह ने ढोसी की पहाड़ी पर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रस्तावित रोपवे प्रोजेक्ट की सराहना करी है, जिससे इस क्षेत्र में बड़ा बदलाव आएगा। वहीं उप वन संरक्षक विजेंद्र सिंह ने बताया कि विभाग इन पौधों के संरक्षण के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। च्यवन वाटिका में च्यवनप्राश में उपयोग होने वाली सभी जड़ी बूटियां लगाई जा रही हैं। ये पहल न केवल हरियाली बढ़ाएगी बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और पर्यटन के अवसर भी पैदा करेगी। कुल मिलाकर यह प्रयास प्रकृति को और ज्यादा सुंदर बनाने के लिए और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करने का एक सराहनीय कदम माना जा रहा है। अगली एक चिंताजनक खबर आ रही है हरियाणा रोडवेज की एक बस को लेकर। हरियाणा के सिरसा में एक बड़ा हादसा हो गया, जहां रविवार सुबह यात्रियों से भरी हरियाणा रोडवेज की बस पलट गई। ये घटना रानिया के बड़ी करीवाला गांव के पास हुई। बताया जा रहा है कि बस बड़ी गांव से सिरसा जा रही थी और करीवाला गांव से निकलने के कुछ देर बाद ही ये हादसा हो गया। स्थानीय लोगों के अनुसार बस के सामने अचानक एक तेज रफ्तार कार आ गई और उसे बचाने के चक्कर में ड्राइवर ने बस को साइड में कर दिया, लेकिन बस बेकाबू होकर पलट गई और जाकर सीधा खेतों में जा गिरी। हादसा होते ही यात्रियों में वहां पर बस के अंदर जो थे उनमें चीख पुकार मच गई। आसपास के जो ग्रामीण थे वो तुरंत मौके पर पहुंचे और बसों के शीशे तोड़कर वहां जो अंदर सवारियां थी उनको बाहर निकाला गया। इस हादसे में करीब 15 लोग घायल हो गए, जिनमें ड्राइवर और कंडक्टर भी शामिल हैं। कुछ घायलों को तुरंत रानिया के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जबकि गंभीर रूप से घायल लोगों को सिरसा में रेफर कर दिया गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस इलाके में बहुत से सड़कों की हालत जो है बहुत ज्यादा खराब है और उनकी चौड़ाई भी कम है, जिसकी वजह से ऐसे हादसे वहां पर होना आम बात मानी जाती है। उन्होंने प्रशासन से सड़कों की मरम्मत करने की मांग भी रखी है, ताकि भविष्य में ऐसी और अधिक दुर्घटनाएं जो हों उनको रोका जा सके। ये घटना एक बार फिर सड़क सुरक्षा और सड़कों की खराब हालात को लेकर कई सवाल पब्लिक के सामने और सरकार के सामने खड़ा करती है। तो साथियों, ये थे आज के हरियाणा के प्रमुख खबरें। जो साथी नए हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं वो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं आपसे कल नई खबरों के साथ। तब तक जय हिंद, जय राष्ट्र, जय हरियाणा।